समाज में परिवर्तन मुश्किल होता है, आसान होता तो हो चुका होता, क्योंकि पाखंड अंधविश्वास आसान है, कबीर की बात मानना कठिन है। आप तो बायोलॉजिकल है। आम काट के भी खाता हूँ और आम चूस के भी खाता हूँ, जेब में पर्स भी रखता हूँ और मैं टॉनिक भी लेता हूँ जिससे कि मैं थकूँ ना। वो आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे, वो कहेंगे आरक्षण देश बर्बाद कर दिया, बैसाखी है और दलित पिछड़े ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं, हर जगह जातियाँ दिखने लगी हैं, जाति सरनेम हटा दो। कोई गोबर खा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। धर्म दुकान नहीं होता, धारते इति धर्म। नमस्कार, गणदृष्टि में आप सबका स्वागत है। कल जैसे कि हम सब जानते हैं, किशन पटनायक जी का पुण्यतिथि में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बरगढ़ आए थे और वो अपना मत रखे उनके ऊपर एक बहुत लंबा भाषण तो नहीं बोलूँगा, उनका जो थॉट है उस थॉट के ऊपर वो अपना मत रखे और पूरा जो हमारा ऑडिटोरियम था भरा हुआ था। लोग इतना थे कि नीचे भी बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे और सही मायने में मैं भी सुना उसको। बहुत अच्छा उनका मत रहा और सब लोग पूरा मंत्रमुग्ध होके सुने थे। तो आज हमारा एक सौभाग्य है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमें हमारा गणदृष्टि को थोड़ा टाइम दिए हैं, तो आइए उनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। स्वागत है बरगढ़ में आपका। और सर हमने और पूरा बरगढ़ आपकी बात सुना, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हो या फेसबुक लाइव के माध्यम से हो या लाइव ऑडियंस भी थे, सब लोगों ने सुना और आपने वही कहा कि शूद्र भारत का स्वप्न क्या है, भारत में शूद्र का क्या स्थान है। तो सर मेरा पर्सनली मानना है कि जो हम बात को सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस बोलिए या इंडिपेंडेंस के बाद से ही बोलिए, वो सुलझने से ज़्यादा उलझता जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया गणदृष्टि का कि आपने बातचीत के लिए मौका दिया। कल एक बहुत शानदार आयोजन और मेरे लिए इतना वैचारिक आयोजन कि किशन पटनायक जी को याद करते हुए उनकी स्मृति दिवस पर जो व्याख्यान माला होती है, तकरीबन 20-21 साल से चल रही है और देश के बहुत बड़े बड़े सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर इसमें आ चुके हों। मेरा रिश्ता मेरे पिताजी के जरिए बचपन से किशन जी से जुड़ा रहा, तो इसलिए मुझे उस कार्यक्रम में आना, आमंत्रित किया जाना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। उनकी जन्मभूमि, उनके कर्म क्षेत्र बरगढ़ में, उड़ीसा के बरगढ़ में ये कार्यक्रम हो रहा था और इसलिए मैं किशन पटनायक समता ट्रस्ट जो चल रहा है उसके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए उन्हें बधाई भी दूंगा और इस तरह के विचार के कार्यक्रम होते रहें, ताकि जो सवाल आपका है कि बिफोर इंडिपेंडेंस या अभी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उलझता जा रहा है, असल में ऐसा है नहीं। ज़रूरी नहीं है, हम किस पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे हैं यहाँ से तय होगा कि वो सुलझ रहा है या उलझ रहा है। मिसाल के तौर पर जब तक बिफोर इंडिपेंडेंट कहें तो इस देश के पास संविधान नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आया तो उसने एक रास्ता दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं नहीं, हम एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं, यानी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस का रास्ता क्या होगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखाया। वो सोशलिस्ट रास्ता है, वो सेकुलरिज्म का रास्ता है, वो इक्वालिटी का है, जस्टिस का है। तो आज से 100 साल पहले यह देश लड़ रहा था कि उसे बुनियादी मानवीय मूल्य मिलें, उसे समानता का अधिकार मिले, उसे बराबरी के लिए समझा जाए, जाति धर्म मजहब के नाम पर यह बंटवारा खाई कम हो। तो एक आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ अर्जित किया है कि आज आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है, आपके पास कोई घोषित तौर पर सामने से इस तरह की गैर बराबरी भेदभाव नहीं कर सकता। ये एक टूल मिला आपको। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो ये कागज़ का पुलिंदा रह जाएगा। तो आज एक चुनौती इस देश के सामने ये है कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर देश में हुकूमत कर रहे हैं, वे लोग इस तरह के रास्तों को बंद करना चाहते हैं कि बराबरी समता न्याय हर एक व्यक्ति को मिल जाएगा तो वो गुलामी की हुकूमत किस पे करेंगे।
इसलिए एक चुनौती का दौर भी आ गया है जिसमें जो अधिकार संविधान से मिले थे वे अधिकार छीने भी जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लोग, पिछली पीढ़ी यानी किशन जी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, गांधी, भगत सिंह, इन तमाम लोगों की लड़ाइयों से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन्हें, और अगली पीढ़ी को सचेत कर रहे हैं कि संवैधानिक मूल्य, मानवीय मूल्य और समता न्याय के मूल्य को बचाना क्यों जरूरी है। धन्यवाद सर। आपने बोला कि ठीक है डेवलपमेंट हुआ है, मैं भी मानता हूँ डेवलपमेंट हुआ है, लोगों में ताकत आई है, लोगों में शक्ति आई है और उनका कॉन्फिडेंस भी आया है कि हम सत्ता के खिलाफ बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ बोलेंगे। ये हमको हमारा पुराने लोग जो लड़े थे, चाहे किशन पटनायक जी हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, उनके लड़ाई से हमको ये ताकत मिला है। लेकिन एक बात है सर, जो हम लोग ठीक है, हम लोग मानते हैं कि दलित और जो पिछड़ा है उनके ऊपर अन्याय हुआ है, लेकिन सर आप अगर मानेंगे कि वो पुराने नेता, चाहे आम्बेडकर जी हो, आम्बेडकर जी चाहते तो बहुत अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने लिए नहीं किए और हमेशा वो अपने समाज और अपने जाति, अपने लोगों के लिए, जो दलित लोगों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। लेकिन उनके बाद जितने भी नेता बने, अब मैं नाम लूँगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बहुत नाम है उसमें, वो नेता तो बन गए दलित के नाम पर, बट नेता बनने के बाद वो खुद अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए काम किए। तो ये जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, ये उसको कमज़ोर करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, एक तो डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए नहीं किया, बहुत कुछ किया। वो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़े नायक हैं। असल में इस देश में कोशिश की जाती है कि अंबेडकर को केवल दलितों का बनाया जाए, लेकिन हम लोग ये पढ़ कर के जाने हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़ लिख रहे हैं। वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, वो एक पत्रकार भी हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं। वे एक बांधों को बांध बनाया जाए और कैसे कृषि परियोजनाएं हों, तो एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने वाकई अपने लिए कुछ नहीं किया, लोहिया ने अपने लिए कुछ नहीं किया, किशन पटनायक ने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये एक आदर्श है और हम जैसी पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए ये एक आदर्श है कि हम समाजवाद और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में भी ढालें। ये लोग हमें ये शिक्षा भी देते हैं। वक्त बदलता है, नए नेता पैदा होते हैं, हर जाति बिरादरी में लीडरशिप आती है। मैं तो कहता हूं कि केवल दलितों के बारे में ये मूल्यांकन क्यों हो कि वो अंबेडकर के रास्ते पर चले कि नहीं चले। ऐसा ही मूल्यांकन, ऐसा ही सवाल इस देश में आप गांधी के वारिसों से पूछिए कि गांधी के रास्ते पर गांधी के वारिस कितने चले, अंबेडकर के रास्ते पर अंबेडकर के वारिस कितने चले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों के जो आंदोलन खड़े हुए थे उसमें वो कितना चल पाए, सोशलिस्ट मूवमेंट चला वो इतना बिखर क्यों गया, टूट क्यों गया। असल में जैसे जैसे नया दौर आता जाता है, नए किस्म की चुनौतियां आती हैं और वे नए किस्म की चुनौतियां नए ढंग से डील किए जाने की उम्मीद रखती हैं। अब यह है कि पिछली पीढ़ी की नैतिकता अगली पीढ़ी तक जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारी हसरत है। नई समस्याओं में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छा करते हैं और कुछ लोग उसमें गलतियां भी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे लीडर्स थे, चाहे वो अंबेडकर हो, लोहिया हो, कांशीराम हो और समाजवादी मूवमेंट के लोग हों, इन्होंने आरएसएस को देश की सबसे बड़ी चुनौती माना था। लेकिन वही कांशीराम जी बाद में आरएसएस के साथ सरकार बना ले गए। समाजवादी आंदोलन का एक धड़ा आरएसएस को सहमति दे गया, उनके साथ गठबंधन में चला गया। इमरजेंसी के बाद जो एका बन रही थी उसमें किशन जी जैसे लोग तो इस बात से नाराज थे कि भाई आप एक कांग्रेस को हटाने के लिए जिन जिन लोगों का साथ ले रहे हो, कल को आपको परेशानी होगी। और 1980 में बीजेपी बनी, उसके बाद वही हुआ। कई निर्णय ऐसे होते हैं इतिहास में जिनका असर नकारात्मक पड़ता है और इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। कई बार नेता ऐसे होते हैं कि जो अपने परिवार, अपने लोगों को बहुत मजबूती देते हैं, इसका भी मूल्यांकन और जैसे ही वो ये ऐसा करते हैं जनता उनसे दूर हो जाती है। तो जिन भी नेताओं की तरफ आपका इशारा है, आज जनता ने उनके कुछ नकारात्मक कामों की वजह से उनको सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन उनके अच्छे कामों को भी हमें याद करना होगा कि अगर इस उत्तर भारत में समाजवादियों की, अंबेडकरवादियों की सरकारें न बनी होती तो आज ये उत्तर भारत जातिवाद, आर्थिक गैरबराबरी और सामाजिक विषमता में इतने गहरे डूबा होता कि आज भी मुक्त होना मुश्किल है। कुछ सफ़र तय किया गया,
कुछ गलतियां हुई, लेकिन उससे आगे बढ़ने के रास्ते, उसी सफ़र में विचारधारा को आगे लेगा। ये भारत दो विचारधाराओं के संघर्ष में है। एक तरफ आरएसएस का विचार है और एक तरफ समता, न्याय और मानवता का विचार है। हम समता, न्याय, मानवता के विचार में संविधान को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये जो जात पात का जो भी जो डिफरेंसेस है, उसका मेरा मानना, पर्सनली मानना है कि इंटरकास्ट मैरिज एक अच्छा टूल है जो कि वो जाति का जो खाई को पाटेगा। और हमने हमारा पौराणिक कैरेक्टर में भी देखेंगे कि भीम, अर्जुन ये इंटरकास्ट ही मैरिज किए थे। भीम हिडिंबा से शादी करना और उससे घटोत्कच होना, या नागार्जुन का पैदा होना जो हुए थे, उनको हमारा इतिहास या आज भी हमारे समाज के लोग उनको एक महामानव मानते हैं और उनके बच्चे को भी मान्यता देते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको प्लास्टिक की बोरी में आना पड़ता है। सर, असल में समाज में जब भी बदलाव की कोशिश होती है वो आसान नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जाति तोड़ो, और जाति तोड़ो के लिए वो अंतर्जातीय विवाह को बहुत तरजीह देते थे डॉक्टर लोहिया। तो मेरे मानना है कि वही एक रास्ता है। नहीं, वही एक रास्ता नहीं है, वह भी रास्ता है, और भी ऐसे बहुत सारे टूल चाहिए होते हैं अंतर्जातीय विवाह से। और हम लोग इसके पैरोकार हैं, हम इससे सहमति। डॉक्टर अम्बेडकर भी रोटी बेटी का संबंध की बात करते हैं, लोहिया भी डॉक्टर जाति तोड़ो की बात करते हैं। समाजवादी अम्बेडकरवादी चिंतन आज यहाँ पर खड़ा है कि वो जाति तोड़ने के कई टूल को अपनाना चाहता है। अंतर्जातीय विवाह को समाज इतना आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं की आड़ में, रीति रिवाज के प्रभाव में और चार लोग क्या कहेंगे इसके दबाव में इतना अपनी रूढ़ियों से जकड़ चुकी होती है कि रूढ़ियों की जकड़न को खोलना इतना आसान नहीं होता। वरना ये समाज कब का बदल चुका होता। इस समाज में डॉक्टर कबीर आए तो कबीर की बात तो नहीं सुनी समाज ने, फूले की बात तो नहीं सुनी, पेरियार, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, गुरु नानक, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, संतों का आंदोलन चला, समाज उधर नहीं गया, उनको छोड़ दिया अकेला। पाखंड और अंधविश्वास की तरफ ये समाज चला गया, क्योंकि पाखंड अंधविश्वास आसान है, कबीर की बात मानना कठिन है। उसी तरह से जब नव जागरण भारत में आया 19वीं और 20वीं शताब्दी में, तो फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह जाति तोड़ने के लिए कितनी बात, अछूत की समस्या, और उसके बाद विद्यार्थी और राजनीति से लेकर समाज को बदलना चाहते थे। भगत सिंह के साथ कौन खड़ा हुआ? समाज में परिवर्तन मुश्किल होता है, आसान होता तो हो चुका होता, मुश्किल है, इसलिए कोशिश ज़्यादा करनी होगी। विरोध होगा, साथ नहीं देगा समाज। सती प्रथा खत्म हुई ना, एक समय तो धर्म के अंदर सती प्रथा माना जाता था, पूजा जाता था, आज खत्म हो गया। रूढ़ियाँ टूट रही हैं, वक्त लगेगा लेकिन एक बात और है, कुछ रूढ़ियों के टूटने में उन रूढ़ियों से जिनका फायदा है वो जब ताकतवर होते हैं ना, तो रूढ़ियों को तोड़ने नहीं देते। जाति व्यवस्था से जिनको फायदा है वो जल्दी जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं होने देंगे। वो आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे, वो कहेंगे आरक्षण देश बर्बाद कर दिया, बैसाखी है, और दलित पिछड़े ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं, हर जगह जातियाँ दिखने लगी हैं, जाति सरनेम हटा दो, ये सब करेंगे। लेकिन और सब हिंदू हो, एक हो जाओ, बंटो मत। वही सारे लोग अपनी अपनी जातियों पर गर्व करेंगे, वही सारे लोग मुट्ठी भर 10% जातियों के लोग होंगे जो ये भाषा बोलेंगे, और वही सारे लोग एक इंक्लूसिव विश्वविद्यालय बने, इंक्लूसिव सोसाइटी बने, इंक्लूसिव पब्लिक डोमेन बने, इसके विरोधी होंगे। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है जिसमें समय लग सकता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन हमारे पुरखे हजारों साल से हमको एक रास्ता दे गए हैं, हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं कल, चूंकि ये गंदगी है, ये गलत है और हम सही के साथ हैं, तो गलत हारेगा और सही जीतेगा। सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको डेवलप करना है, और हमने देखा है कि उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और लोग आज भी अंधविश्वास नहीं मानते हैं, बहुत लोग उससे ऊपर आ चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि वही जैसे चंद्रग्रहण अभी पिछला कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसमें नेशनल मीडिया में बोल रहा है कि घर के अंदर रहो, बाहर मत जाओ, ये प्रेग्नेंट वुमेन बाहर मत जाओ, ये गलत है, कोई गोबर खा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ये थोड़ा कम होने के वजह से मीडिया और सोशल मीडिया के हेल्प से वो बढ़ रहा है, तो इसको कैसे कम करें? असल में ये बढ़ नहीं रहा, बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग जो इस देश को अंधविश्वास पाखंड में ढकेलेंगे तो धर्म की दुकान चलेगी उनकी। धर्म दुकान नहीं होता, धारते इति धर्म।
जो एक तो हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है इस देश में, बहुत सारी विविधताओं को जोड़ करके वो बना है। उसी जिसे वो हिंदू धर्म कहते हैं उसी में उनकी मान्यताओं के खिलाफ वाले लोग पैदा हुए। चारवाक और लोकायत उसी में पैदा हुए, बौद्ध और जैन उसी से निकले थे। कबीर उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तुम कद बाबन हम कद सूद हम कद लो तुम कद दूध एक बूंदते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुना है, तो वो लिख रहे हैं दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोइन पूजे जाका पीसा खाए। इसी धर्म में प्रगतिशील विचार लगातार आते रहे हर दौर में। होता यह है कि सत्ता जो होती है वो गुलाम मानसिकता को पैदा करती है, ताकि जनता गुलाम बनी रहेगी तो राजा को राज करना आसान होगा। इसलिए वो हर तरह के रिग्रेसिव फोर्सेस को, जो उसमें कर्मकांड और अंधविश्वास वो सब डूबे रहें, तर्क न हो, विवेक न हो, वैज्ञानिक चेतना न हो, तो गुलामी की मानसिकता रहेगी। तो अब जो पिछले 90 के दशक के बाद धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा था, कंप्यूटर आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, सारी चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन उस समय धर्म की दुकान चलाने वालों को ये लगा कि ये तो हमारा दुकान बंद हो जाएगी, सब पढ़ लेंगे, सब शिक्षित हो जाएंगे, सब जागरूक हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, विज्ञान और तकनीक विकसित हो जाएगी तो दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान बंद हो जाएगी तो सारे सवाल करेंगे, सत्ता से सवाल करेंगे, सत्ता के पास जवाब देना नहीं होगा। तो सत्ता चाहती है कि प्रायोजित तरीके से अंधविश्वास पाखंड की नई नई दुकान खोल दो। तो नए नए बाबा आपको दिख रहे हैं। मीडिया चूंकि उन्हीं का है तो वो किसान, मजदूर, नौजवान, पेपर लीक, आरक्षण, दलित, पिछड़ों, इनके मुद्दों पर डिबेट नहीं करेगा। वो या तो सत्ता के पक्ष में डिबेट करेगा या अप्रत्यक्ष रूप से उन बातों पर डिबेट करेगा, उनको प्लेटफॉर्म देगा जिनसे सत्ता सुरक्षित रहे। तो उसमें अंधविश्वास और पाखंड भी है। तो हमारी लड़ाई इसीलिए बड़ी है। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति के हाथ में कलम और किताब हो, हर व्यक्ति किताब पढ़े, सोचे, समझे, ताकि एक ऐसा देश बने जो अपने आप इस तरह की चीज़ों से लड़ेगा। कितने दिन इनकी दुकान चलेगी? एक पीढ़ी चलेगी, 2 पीढ़ी चलेगी, एक पीढ़ी आएगी जो इन सारी चीज़ों को, जो गोबर फैला रहे हैं ये, इस गोबर का साफ करेगी और हर जगह फूल खिलाएगी मोहब्बत के, कलम और किताब लेकर शिक्षा की बात करेगी। जी सर, एक बात और है, सत्ता से सवाल करना पहले भी मुश्किल था, आज भी है। आज बढ़ा है या घटा है? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। पहले कई बार सरकारें ऐसे होती थी कि जिनको घोषित इमरजेंसी लगा देती थी कि हमसे सवाल आप नहीं करेंगे। इस बार की सरकार है जैसे संविधान की प्रति पर माथा चूमते हैं प्रधानमंत्री, और भीतर से संविधान खोखला करने के लिए सारे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियाँ उड़ा दिया है। तो ये संविधान को मजबूत करना है कि कमज़ोर करना है? जितने लोग सवाल कर रहे हैं उन लोगों को जेल में डाला गया है। ये इस बात का सबूत है कि सवाल करना आसान है कि मुश्किल है। नौकरी किसी की छीन लो, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दो, किसी के ऊपर बुलडोजर चला दो, डराओ, धमकाओ, कमज़ोर कर दो उनको, उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दो, और अपने पार्टी में जब आ जाए तो सब माफ़ है। मुश्किल है, लेकिन हमारे दौर में समाजवादियों का एक आंदोलन का नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो ये बागी लोग हर दौर में हुए, इस दौर में भी होंगे और आगे भी दौर में होंगे। जुल्म, कर्पूरी ठाकुर एक नारा लगाते थे कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो लड़ने वाले लोग भले ही विपरीत परिस्थितियों में कम मिलेंगे। आज किशन जी की जन्मभूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं। किशन जी आज नहीं हैं, लेकिन उनके मानने वाले, उनको याद करने वाले आज भी जिंदा हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगा जब लोग किशन जी जैसे नेताओं को खोज कर पढ़ेंगे, उनके विचारों को देखेंगे और उन नेताओं से हिम्मत लेकर के विपरीत परिस्थितियों में भी सत्ता से सवाल करेंगे। शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। आपके पास वक्त की कमी है, पर मेरा एक आखिरी सवाल है। देखिए, ये इतना माहौल तो ठीक नहीं है जो भी है, फिर भी सेंस ऑफ ह्यूमर तो बचा रहना ज़रूरी है सर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर बचा रहे, और उसी कड़ी में मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप तो बायोलॉजिकल है, फिर भी आप में इतना ऊर्जा कहाँ से आ? हाँ, मैं चूंकि आम काट कर खाता हूँ। वन सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जवाब। नहीं, मैं आम काट के भी खाता हूँ और आम चूस के भी खाता हूँ, जेब में पर्स भी रखता हूँ, और मैं टॉनिक भी लेता हूँ जिससे कि मैं थकूँ ना। कौन सा टॉनिक लेते? मैं टॉनिक ऐसा लेता हूँ कि मैं इतना लोगों को जब परेशान देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वजह से परेशान है क्या। मैं ये सोचता हूँ कि चश्मा महंगा मेरा हो जाए, मेरा कपड़ा बड़ा सस्ता है, 10 लाख का नहीं है, गाड़ी मेरे पास है ही नहीं ढंग की यहाँ पर, तो जब ये सब मेरे पास होगा तब मैं नॉन बायोलॉजिकल होगा। हेलीकॉप्टर में आए
नहीं, वो तो किराए पर आयोजकों ने बुला लिया। अच्छा, इतना दूर नहीं तो आने पाते। हमारा अपना 8,000 करोड़ का जहाज नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं थकता नहीं हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने 35 साल भीख नहीं मांगा, मैंने पढ़ाई की है। मेरे पुरखों ने भी भीख नहीं मांगा। वो भीख मांगने को बहुत ख़राब मानते थे। वो कहते थे कि श्रम करके जियो, भीख क्यों मांगना, तुम इंसान हो। और मैं चौथी पास नहीं, मैं डिग्री PhD होल्डर हूँ और मेरी सारी डिग्री ओरिजिनल है, मेरी एक भी डिग्री फर्जी नहीं है। आप दिखा सकते हैं? मेरी सारी पब्लिक डोमेन में है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो वो भी मेरा पब्लिक डोमेन में है। और मैंने बहुत मानवीय ढंग से किसान परिवार से पैदा हुआ और आज भी बड़ा सामान्य ढंग से सामान्य दाल भात खाता हूँ और सामान्य जीवन जीता हूँ। मैं बायोलॉजिकल हूँ, यही मैं जवाब देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सबने सुना और प्रोफेसर यादव को तो हम सब जानते हैं और ये यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सर भी बोल रहे थे कि पढ़े लिखे हैं। और हमें भी लगता है, गणदृष्टि को भी लगता है कि अगर समाज पढ़ेगा तो सवाल करेगा तो जवाब देना पड़ेगा। और जवाब चाहे आज गलत दें, एक ना एक दिन तो सही जवाब सत्ता को देना पड़ेगा। और सत्ता से संवाद हो, सत्ता से बातचीत हो, लोगों के साथ सत्ता और समाज का बातचीत जितना चलेगा, चाहे नेगेटिव से शुरू हो सकता है बातचीत, लेकिन अगर बातचीत चलेगा तो हल निकलेगा और एक दिन समानता आएगा। और जितना डेवलपमेंट भी हुआ है, कम हो या ज़्यादा हो, ये देखना नहीं है। हमको ये देखना है कि हम सही रास्ते में हैं या नहीं है। हम प्रोफेसर यादव को हमारा गणदृष्टि की तरफ से धन्यवाद देते हैं और हम उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। वो जिस रास्ते में चले हैं, यंग एनर्जेटिक लड़का, वो डेफिनेटली एक टॉर्च बियरर बोल सकते हैं, एक दिया बोल सकते हैं, लेकिन वो दिया एक दिन समाज को उजाला करेगा। और आप लोगों ने सब उनको कल भी सुना होगा और आज भी हमारे गणदृष्टि के छोटा सा इंटरव्यू के माध्यम से आपने सुना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।